अच्छा, वीक 3 है वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में एंड द टाइप ऑफ अटैक्स जो कि वेब सर्वर्स पर होता है, बहुत कॉमन होता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है एसक्यूएल इंजेक्शन या सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रंट एंड पर जो यूज़र के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो सर्च बार होते हैं, जिसके थ्रू जो बैक एंड पे डाटा जा रहा होता है, उस पे इंस्टेड ऑफ कि हम लोग नॉर्मल इंसानों वाली चीज़ लिखें, उस पर हम लोग डेटाबेस की क्वेरीज़ लिख देते हैं। तो ऐसी डेटाबेस की क्वेरीज़ लिखते हैं जो डेंजरस होती हैं। एग्जाम्पल आगे आएगी। तो तुम सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन है, जिसमें सबसे पहले इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन है, जिसको क्लासिकल सीक्वल इंजेक्शन भी कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक है यूनियन बेस्ड और एक है एरर बेस्ड। यूनियन बेस्ड में क्या होता है, उसका गोल क्या होता है कि रिट्रीव डाटा बाय इंजेक्टिंग malicious यूनियन क्वेरी टू कंबाइन द ओरिजिनल क्वेरीज आउटपुट विद द अटैकर स्पेसिफाइड डाटा। एग्जाम्पल देख लो पहले। लेट्स सपोज कि एक सर्च आईडी है, ठीक है, और उसमें जो है वो यूज़र हमें सर्च करना था। तो हम लोगों ने वन सर्च किया, तो उससे जनरली होना क्या था कि उसमें यूज़र वन की डिटेल्स आनी थी, उसका नाम आ जाना था, उसका ईमेल आ जानी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या भेज दिया, ये एक हम लोग ने सिर्फ वन नहीं लिखा सर्च बार में, हम लोग ने वन और ये एसक्यूएल का कोड लिखा सर्च बार में। तो ये सीक्वल का कोड है, जब हम लोगों ने सर्च बार में एंटर किया तो ये बैकएंड पे एग्जीक्यूट होगा। जब ये बैकएंड पे एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिटर्न हो रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड रिटर्न हो रहा है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी एग्जाम्पल लेट्स सपोज गूगल है। गूगल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन गूगल है। यहाँ पे मैं सर्च बार में एंटर कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसमें करता हूँ कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स टेबल, ठीक है। मैंने सर्च बार में ये लिख के एंटर कर दिया। तो जो अनसिक्योर वेबसाइट्स होंगी उसमें बैकएंड पे जाके क्या होगा कि ये सीक्वल क्वेरी रन होगी। जब ये रन होगी तो फिर हमारे पास फ्रंट एंड में इसका जो भी आउटपुट है वो आ जाएगा। इवन दो ये वो यूज़र को अलाउड नहीं था ये करना, लेकिन ये हम लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्ट कर दिया बैकएंड पर, तो इसकी वजह से जो डाटा हमें नहीं शो होना था वो भी हो गया। और यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन वो एग्जैक्टली यही कर रहा है कि ओरिजिनली तुम्हारे पास यूज़र का डाटा आना था, सिर्फ नाम ईमेल वगैरह, उसको यूनियन कर दिया विद अपनी मतलब की क्वेरी से, जो कि इसने लिखी हुई थी सेलेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, कोई मसला हो तो यहीं पे रोक देना। एक सेकंड को। अच्छा, ओके, तो ये था यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब सेकंड है तुम्हारे पास एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि इसमें जानबूझ के हम लोग गलत चीज़ें जो हैं वो फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल में हम लोग जो है ईमेल जो है वो टिपिकल ईमेल नहीं लिखते, नाम में हम लोग जो है अजीब अजीब से कैरेक्टर्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अजीब अजीब से कैरेक्टर्स लिख देते हैं। वाई? ताकि जानबूझ के हमारे पास एरर सामने आए, क्योंकि डेटाबेस में तो ऐसे जा नहीं सकते। डेटाबेस में अगर एक फील्ड है तुम्हारे पास स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग नहीं, चलो एक फील्ड है तुम्हारे पास इंटीजर की, और अगर हम लोग उसमें स्ट्रिंग डाल दें तो एरर आएगा। ज़रूरी नहीं है फ्रंट एंड पर शो हो, लेकिन जो अनसिक्योर वेबसाइट्स होंगे उसमें फ्रंट एंड पर शो होगा। अब वाई डू वी डू दिस? ताकि डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चले। जो अटैक कर रहा होगा वो जानबूझ के गलत गलत चीज़ें जो है वो एंटर करेगा फॉर्म में फ्रंट एंड पर, तो एरर की वजह से उसके पास वो डेटाबेस के एरर्स आएंगे सामने फ्रंट एंड पर। जब डेटाबेस के सामने फ्रंट एंड पर एरर्स आएंगे तो उसको पता चल जाएगा
कि डेटाबेस का आइडिया होगा स्ट्रक्चर का, कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, और जब स्ट्रक्चर पता होगा किसी को तो फिर इट्स ईजियर टू अटैक। ठीक है, okay. तो एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कैसे करते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट ऐसे करते हैं, नंबर 1, यूज़ पैरामीटराइज्ड क्यूरीज। जो डीबीएमएस में अगर किसी को याद हो पढ़ा था हम लोगों ने कि पैरामीटराइज्ड क्यूरीज होती हैं, बेसिकली फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स जाते हैं, तो वो यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ रॉ सीक्वल कोड जा रहा हो, वो फंक्शंस कॉल हो रहा है और फंक्शंस में एज इनपुट जा रहा हो। तो जब वो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, फंक्शन में जो कोड लिखा होगा वही एग्जीक्यूट होगा, एक्स्ट्रा कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा जो कि यूनियन बेस में कोई करने की कोशिश करेगा, thus preventing union based SQL injection. तो यूज़ पैरामीटर क्वेरीज। सेकेंड तुम्हारे पास है stored procedure. Stored is a precompiled set of SQL statement. User inputs are passed as parameter. अच्छा, वही वाली चीज़ है। एक सेकेंड, सॉरी। जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो है जो कि मैंने अभी बताया था कि वो फंक्शंस होते हैं और फंक्शन में पैरामीटर पास हो गए वगैरह। यूज़ पैरामीटराइज्ड क्यूरी से क्या मतलब है कि ऐसी ऐसी अपनी वेबसाइट में क्यूरीज यूज़ करनी है जो कि यूआरएल में नहीं जानी। एग्जाम्पल इसकी मैं दे देता हूँ, चलो यही सर्च कर लेता हूँ। ये देख रहा हूँ, ये एक्चुअल क्यूरी है जो कि डेटाबेस में जारी होगी बैकएंड पर। क्यू इक्वल्स टू दिस और फिर HP एंड इक्वल्स टू दिस। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत ज़्यादा सारी क्वेरीज हैं, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें जारी होंगी। तो इनसे वो जो प्रिवेंशन एक मेथड है वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ दिस वो एक बॉडी के फॉर्म में भेजो ताकि ये यूज़र के एक्सेस में ना हो कि क्या जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गूगल अनसिक्योर है? नहीं, गूगल ऐसे नहीं है कि अनसिक्योर है, लेकिन क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इसके बैकएंड पे कोई ना कोई सैनिटी चेक्स हो रहे होंगे कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सीक्वल एंट्री जा नहीं सकती होगी। अगर करोगे भी तो फिर वो बैकएंड पे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली गूगल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर जहाँ पे यूज़र खुद यहाँ पे सीक्वल क्यूरी लिख सकता है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम समथिंग, तो एज अ पैरामीटर भेजें कि यूज़र उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकता। एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म ये। सेकेंड प्रिवेंशन मैकेनिज्म इज़ स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर में वही होता है एग्जैक्टली जो कि मैंने अभी बताया था कि उसमें जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस यूज़ होते हैं और फंक्शंस में पैरामीटर पास हो रहे होते हैं। अब सिंस फंक्शन पहले से डिफाइंड है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कोड एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कुछ भी फ्रंट एंड से भेज दे। फिर थर्ड है तुम्हारे पास इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन। जो फॉर्म जो यूज़र इनपुट कर रहा है उसको बैक एंड पे भेजने से पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू यानी कि फ्रंट एंड पर ही चेक करो, उसको वैलिडेट करो और सैनिटाइज करो। कि वैलिडेट तो ऐसे कि जो डेटाबेस में जानी चाहिए, जिस लेट्स सपोज अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही जाए, और अगर इंटीजर नहीं हो तो वो बैकएंड पे जाने से पहले ही फ्रंट एंड पर ही एरर आ जाए कि इसको इंटीजर होना चाहिए। तो ये इनपुट वैलिडेशन हो गया। इनपुट वैलिडेशन से क्या हो गया, तुम्हारे पास जो एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन था वो रुक गई। फिर एक है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन क्या होती है कि अगर किसी ने यूज़र सीक्वल क्वेरी लिखी भी है फ्रंट एंड के ऊपर तो वो सैनिटाइज होके यानी कि रिमूव होके बैक एंड पर जाए। तो दिस इज़ अनदर वे टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। फिर तुम्हारे पास फाइनल आता है कि एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग कॉन्फ़िगर द सिस्टम टू शो जेनेरिक एरर मैसेजेस while logging detail। अच्छा, ये वही एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन वाली बात है कि तुम्हारे पास जेनेरिक एरर मैसेजेस शो हो इंस्टेड ऑफ के डिटेल एरर मैसेजेस फ्रंट एंड पे शो ना हो। उसको बस ये बता दे कि एरर टू फेच यूज़र डाटा। ये नहीं बताएं कि किस वजह से एरर जो है वो आया है। ये इंटरनली डेटाबेस में बैक एंड पर ही रखें, सिर्फ फ्रंट एंड पर सिर्फ जेनेरिक एरर मैसेजेस दिखाएं। इससे तुम्हारे पास यूज़र को पता नहीं चलेगा कि बैकएंड का स्ट्रक्चर क्या है। कोई सवाल अभी तक? इफ़ नॉट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब तुम्हारे पास है क्रॉस साइट
स्क्रिप्टिंग XSS। ये एक और एक अटैक है, नॉट रिलेटेड टू SQL, लेकिन दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ अटैक। इसमें होता क्या है कि हमारे पास वेब पेजेस के अंदर जो अटैकर है वो मैलिशियस स्क्रिप्ट यानी कि एक ऐसा वायरस वाला कोड इंजेक्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट का कि जो भी उस वेब पेज पर जाता है वो स्क्रिप्ट उसके पास रन होना शुरू हो जाती है। अब वो स्क्रिप्ट रन होना शुरू हो गई तो उससे क्या नुकसान है कि वो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट जो है वो सेंसिटिव डाटा भी स्टील कर सकती है। अब सिंस जो सेशन स्टोर्ड होते हैं, कुकी स्टोर होते हैं, वो भी ब्राउज़र के अंदर होते हैं, तो वो भी छीन सकते हैं एंड सो ऑन। तुम्हारे पास वो स्क्रिप्ट कुछ भी कर सकती है। हो सकता है तुम्हारा डाटा जो है वो सेशन के कुकीज़ वगैरह वो किसी थर्ड सर्वर पर, अटैकर के सर्वर पर भेज रहा हो और अटैकर उनसे ऐसे एक्ट कर सकता है जैसे कि वो खुद वो वाला यूज़र है जिसके कुकीज़ उसने सेंड किए। तो टाइप ऑफ XSS हमारे पास 3 है। एक है तुम्हारे पास स्टोर्ड XSS, एक है रिफ्लेक्टेड और एक डॉम बेस्ड। अभी तीनों आगे आएंगे। प्रिवेंशन इसकी क्या है, सेम चीज़ है, इनपुट सैनिटाइजेशन एंड आउटपुट इनकोडिंग, और है इम्प्लीमेंट कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ये मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन पॉइंट इज इनपुट सैनिटेशन इज़ वन। ओके ठीक है। malicious code, browser runs the script without knowing it's malicious। पीछे करना, ये परसिस्टेंट मैलिशियस स्क्रिप्ट बता रहा है और ये नॉन परसिस्टेंट आगे 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 आगे। आ गया। अच्छा, जस्ट टू बी क्लियर, XSS में क्या होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड वेब पेज पर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी कोई इस वेब पेज पर आएगा, ब्राउज़र क्या करेगा उस यूज़र का कि ऑब्वियसली वो वही वेब पेज HTML कंटेंट और जावास्क्रिप्ट वगैरह उसके लोकल पीसी में डाउनलोड होगी और उसके लोकली चलना शुरू हो जाएगी वो स्क्रिप्ट। वो लोकली चलना शुरू होगी स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हो वो यूज़र के पीसी पे चलेगा। और उस स्क्रिप्ट में ये भी लिखा हो सकता है कि जो सेशन कुकीज़ और टोकन्स वगैरह वो किसी अटैकर के सर्वर के पास जाएं, या कुछ और भी हो सकता है, बहुत मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, तो कुछ भी हो सकता है विद ऑफ कोर्स सम लिमिटेशन। अच्छा अच्छा, आवाज़ सही आ रही है ना मेरी सबको? हाँ, ओके। आगे होते हुए देखा। अच्छा, प्रिवेंशन हो गया, अब ये भी हो गया, ठीक है। स्टील कुकीज़, सेकंड। अच्छा, सिनेरियो, ओके, एक सिनेरियो गिवन है इसमें। इमेजिन एन ऑनलाइन forum where users post comments. The website does not properly sanitize user inputs. एक Reddit पर पोस्ट है लेट्स सपोज, और उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो वेबसाइट उसको सैनिटाइज नहीं कर रही। जिस तरीके से कमेंट है उसी तरीके से पोस्ट हो रहा है। रेगुलर मतलब कमेंट मतलब कि किसी ने जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड पोस्ट हो गया, किसी ने वो कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का तो अच्छा वो अच्छा अच्छा कोड भी अच्छा। पोस्ट हो गया, राइट। अब इससे मसला क्या है कि वो ऑब्वियसली ऐसे तो पोस्ट नहीं होगा ना, जो यूज़र ने टाइप किया वो पहले तो वेब सर्वर पर जाएगा, और जब वेब सर्वर पर गया और अगर वो सही कोड सही। ऐसा हुआ जो कि रन होना शुरू हो जाए तो फिर उफ यार, इंजेक्ट हो जाएगा, फिर मसला शुरू हो जाएगा। तो इससे तो कमेंट मसला नहीं है हमें, लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसा लिखता है कोड, जावास्क्रिप्ट कोड ऐसा लिखता है तो वो एज ए स्क्रिप्ट शुरू रन होना शुरू हो जाएगी, which obviously is a problem. oh no। What happens if the script runs? अच्छा, जब ये स्क्रिप्ट रन होगी तो क्या होगा? Is executed when the victim visits a compromised page. The victim session cookies are sent हेडिंग to से the समझ आ रहा है। victim views the page, cookies are stolen, session hijacking. कोई भी उस पेज पर गया तो जो भी उस पेज पर था उसके कुकीज़ जो है वो स्टील हो गए, यानी कि उस जो अटैकर था उसके पास चले गए। जब कुकीज़ उसके पास चले गए तो फिर वो सारी वो चीज़ें कर सकता है, सारी वो रिक्वेस्ट कर सकता है जो कि
यूज़र कर सकता है, क्योंकि उसके पास टोकन्स आ गए। वो ऐसे एक्ट करेगा अब जैसे वो लॉग्ड इन है। तो वो कम्प्लीटली जो भी, अब लेट्स सपोज बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वो पैसे सही। ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ कर सकता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन, पढ़ लेना है रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अच्छा, प्रिवेंट कैसे करते हैं इसको, ये इसकी डिटेल नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है बस हेडिंग्स देख लो। एच टी टी पी ओनली कुकीज़ यूज़ करते हैं एक्स एस एस प्रिवेंट करने के लिए। सी एस पी यूज़ करते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन, तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं, राइट। और फिर वैलिडेट एंड स्केप डाटा। अच्छा, मेन चीज़ ये है जो कि एक कन्वेंशन होता है कि वैलिडेट दोनों जगह पे करो, एक क्लाइंट साइड पे भी करो और एक सर्वर साइड पे भी करो। क्या मतलब है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का, के मतलब अपने फ्रंट एंड के कोड पे भी वैलिडेट करो कि ये चीज़ें स्ट्रिंग होनी चाहिए, इतनी लेंथी होनी चाहिए, सैनिटाइज वगैरह। साथ साथ सर्वर साइड पे भी करना है, डबल सिक्योरिटी हो जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज़। ओके, कोई नई चीज़ नहीं समझ में आए तो बता देना। ये जो ये वैलिडेशन है, ये वाली वैलिडेट इनपुट ऑन बोथ द क्लाइंट क्लाइंट साइड पे जो वैलिडेशन हो रही है, तो वही इनपुट सैनिटाइजेशन हो गया ना, कि भाई नहीं, वहाँ पे वैलिडेशन और उसके अलावा कुछ नहीं सैनिटाइजेशन डाल अलग सकते। अलग है। वैलिडेशन है कि तुम्हारे पास कि सिर्फ लेट्स सपोज पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, नाम में कोई नंबर नहीं होने चाहिए, वगैरह ओके। वगैरह। और सैनिटाइजेशन ये है तुम्हारी कि सैनिटाइज में अगर कोड रिटन है, समवट कोड कोड के सिंटेक्स है, तो वो सैनिटाइज हो जाए, नहीं अच्छा रिमूव हो अच्छा जाए। अच्छा, ओके, डन हो गया। अच्छा, स्टोर्ड स्टोर्ड एक्सेस और रिफ्लेक्टेड, वो जो पहले बात आई थी, ठीक है। ओके। अच्छा, stored access इसमें क्या हो रहा है? This occurs when malicious scripts are permanently stored on the server in the database. When other users view affected page, the script executes. How it works: an attacker injects a malicious script into a comment section forum. Every time a visitor script runs, अच्छा ओके, persistent malicious script क्या है कि तुमने जो है वो वेब पेज पर ही स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी। तो जब भी कोई उस वेब पेज पर जाएगा, वो यूज़र कमेंट वाली चीज़ थी, वो इस एग्जैक्टली सेम चीज़ थी। जब भी लेट्स सपोज एक वेब पेज पर एक स्क्रिप्ट है जो कि मलिशियस स्क्रिप्ट है, तो जब भी कोई उस वेब पेज पर जाएगा वो स्क्रिप्ट रन होगी और मसला खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्क्रिप्ट जो कि वेब पेज पर इटसेल्फ है, उसको परसिस्टेंट मलिशियस स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर एक होता है तुम्हारे पास नॉन परसिस्टेंट अटैक्स, जिसमें अक्सर जो है वो लोग तुम्हें एक फजूल से लिंक भेजते हैं, बोलते हैं इस पर क्लिक करो। तो जब तुम उस पर क्लिक करते हो, तुम्हारे पास जो है वो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करता है और वहाँ पे मलेशियस स्क्रिप्ट होती है, और फिर वहाँ से वो टोकन्स वगैरह गैदर करके चोरी करके तुम्हारे पास एक्सेस ले लेता है बाकी सारी वेबसाइट्स का। सही सही। सही। इनपुट वैलिडेशन सही है। यूज़ अ वाइट लिस्ट अप्रोच, ओके। यूज़ पैरामीटराइज, को एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है। एक्स एक्सेस में भी सेम प्रिवेंशन के मैकेनिज्म्स है जो कि लास्ट टाइम था। फिर एक आता है तुम्हारे पास CSRF। CSRF क्या होता है? इज़ अ वेब सिक्योरिटी वेयर एन अटैकर ट्रिक्स a user into unknowingly performing unintended actions on the website where they are authenticated। ठीक है, तो इससे होता क्या, इसमें होता क्या कि तुम्हारे पास लेट्स सपोज हम दोनों हैं, सही है। तुम लॉग्ड इन हो, मैं नहीं हूँ। मैं तुमसे, क्योंकि तुम लॉग्ड इन हो, तुमसे कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करवाऊंगा, क्योंकि सिंस मैं नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्ट तुमसे ही ऐसे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करवाऊंगा जो कि जिससे मेरा फ़ायदा हो। एग्जाम्पल, बैंक, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तुम्हारे अकाउंट पे, मैं ना ही अपने अकाउंट पर लॉग्ड इन हूँ, बट CSRF अटैक क्या होगा कि मैं तुम्हें ट्रिक कर दूँ कि तुम जो है वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो विद योर अकाउंट। मैंने कोई सेशन स्टील नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, बस मैंने आई ट्रिक्ड यू, और तुमने अपनी सेशन से जो है वो कर दिया। और वो ट्रिक का क्या मतलब है वो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन देख लो कि यूज़ एंटी CSRF टोकन्स, इम्प्लीमेंट सेम साइट कुकीज़, अभी देखते हैं।
सी एस आर एफ, हाउ डज इट वर्क? अब सी एस आर एफ काम कैसे करता है? हम्म, सी एस आर एफ काम ऐसे करता है कि जब भी कोई फॉर्म होता है उस पर एक बैकएंड सर्वर एक सी एस आर एफ टोकन जनरेट करता है, और वो जो यूज़र है उसके पास आ जाता है सी एस आर एफ टोकन। अब तुम्हारे पास सी एस आर एफ टोकन फ्रंट एंड पर भी आ गया, तो जब यूज़र जो है कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, तो सी एस एफ की टोकन जो वैल्यू है वो वैलिडेट होगी कि ये वही है जो कि बैकएंड के सर्वर ने भेजी थी या नहीं। अगर ये वही है क्या आप ऐसे बताना एक दफा, नहीं समझा। एक सेकंड। ओके, ये है तुम्हारे पास फ्रंट एंड और ये है तुम्हारे पास बैक एंड। फ्रंट एंड में तुम्हारे पास एक पेज है जिसमें फॉर्म है एक टाइप का, जिसमें यूज़र इनपुट्स हैं और आखिरी में एक ओके का बटन है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि टू प्रिवेंट सी एस आर एफ अटैक्स, तुम्हारे पास हम्म, होता क्या है कि ये यूज़र, जब भी यूज़र ने ये वाला पेज खोला तो बैकएंड सर्वर ने एक सी एस आर एफ टोकन जनरेट किया और यूज़र को भेज दिया। सही। अब जब यूज़र ओके दबाएगा तो ये जो डाटा है सारा ये वापस जाएगा फ्रंट एंड पे, जो कि जाना चाहिए अलॉन्ग विद वही सी एस आर एफ टोकन जो कि सर्वर ने जनरेट किया था। अब इससे फ़ायदा ठीक है। हुआ क्या है कि अगर तो सर्वर वो वैलिडेट करेगा क्या ये वही है जो कि मैंने जनरेट किया था, अगर ये वही है तो डैट मीन्स ये उसी यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। अगर ये वो नहीं है तो किसी और यूज़र की तरफ से आई है, तो वो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। सही। सही। तो सी एस आर एफ टोकन्स ऐसे काम करते हैं, और सी एस आर एफ तुम्हारे पास टोकन्स होते ही इसलिए ताकि सी एस आर एफ अटैक्स को मिटिगेट किया जाए, ठीक है। एक सेकेंड। बहुत ही फजूल अटैक है। हाँ तो tricking the victim. The attacker hides the malicious request in something harmless looking like an image or a button. Example, the attacker sends you an email or social media message, hey check out this funny cat picture. तुम उस पर क्लिक करोगे, हाँ, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा यूजिंग योर टोकन्स। ऐसे ट्रिक होता है वो। नाइस, नाइस। अब अच्छा। सी एस आर एफ प्रिवेंशन, सी एस आर एफ टोकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया। और तुम्हारे पास सेम साइट कुकी एट्रीब्यूट होता ये है कि जो मैंने बताया था अभी कि वो एक पिक्चर पे क्लिक किया यूज़र ने और वो किसी और वेबसाइट पे लेके गया, और किसी और वेबसाइट ने कोई एक रिक्वेस्ट जनरेट की बैंक ट्रांसफ़र की, राइट। हम्म, अब वो किसी और वेबसाइट नहीं की है ना। लेकिन विद सेम टोकन ना। हाँ नहीं, टोकन नहीं। हाँ, हाँ तो फिर सेम तो टोकन, यस यस सेम ऑथेंटिकेट हो टोकन। जाएगा। फिर तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका एक और प्रिवेंशन है कि सेम साइट से जनरेट होनी चाहिए, सेम वेबसाइट से। अच्छा। लेट्स सपोज कि अगर यू का अकाउंट है तो वो जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ट्रांसफ़र, वो यू के वेबसाइट से ही जनरेट होनी चाहिए, किसी और की वेबसाइट से जनरेट नहीं होनी चाहिए। सही। इससे भी सी एस आर एफ प्रिवेंशन हो जाती है। फिर तुम्हारे पास है एक बफर ओवरफ्लो। बफर क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है, राइट। ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है? वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो बफर ओवरफ्लो का क्या मतलब हुआ कि वो टेम्परेरी मेमोरी का एरिया जो है वो ओवरफ्लो हो गया। जब ओवरफ्लो हो गया तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश। सही। प्रिवेंशन, यूज सेफ फंक्शंस, नो लेंथ चेक, कॉपीज अ स्ट्रिंग विदाउट वेरीफाइंग। ठीक है, ये देख लो एक दफ़ा बस।
यूज सेफ फंक्शंस, बस यूज सेफ फंक्शंस और इम्प्लीमेंट एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन। आई हैव नो आइडिया क्या है, ना ही एक्सप्लेन हुआ है, तो बस ये प्रिवेंशन की हेडिंग्स याद कर लो। पर बफर ओवरफ्लो काम कैसे करता है? बफर पता है सबको क्या होता है, राइट? Data overflows if more data is written to a buffer than its size allows. The excess data can overwrite adjacent memory. This can modify critical variables. Okay, बफर की मेमोरी 200 MB है, तुमने उसमें 250 MB स्टोर करवा दिया, तो वो स्पिल करेगा और वो जो 50 MB एक्स्ट्रा है वो किसी ऐसी चीज़ को ना ओवरराइट कर दे जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जो कि लूज़ हो ओह, जाएगी। ठीक, तो बफर ओवरफ्लो ये होता है। तो अटैकर क्या करते हैं कि malicious code into the overflow by overwriting return addresses executes the attacker's code। हाँ, तो pointers के वो malicious code insert करते हैं जिसकी वजह से बफर ओवरफ्लो हो जाता है, बस ये होता है। तो वो ओवरफ्लो होता है या ओवरराइट करता है? ओवरफ्लो होता है तो वो राइट भी करेगा। तो ओवरराइट कर देगा तो उससे अटैकर को क्या फायदा? बस ओवरराइट ही हुआ, मतलब वो सिस्टम का अगर डैमेज उसको, हुआ, सिस्टम डैमेज हुआ ना, बस। हाँ बस सिस्टम डैमेज हुआ उसको, हाँ। ठीक है, अच्छा, इसके प्रिवेंशन में यूज़ सेफर फंक्शंस, बाउंस चेकिंग, बाउंस स्टैक कैनरीज, एड्रेस पेट लेआउट, ये कुछ भी रैंडमाइजेस मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, ये एक दफ़ा देख लेना, इसकी ना ही कोई इतना डिटेल में लॉजिक है जो कि लिखी हुई है। ओके, बफर ओवरफ्लो एग्जांपल्स हैं, छोड़ दो। प्रिविलेज एस्केलेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन। बताओ। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। Privilege escalation occurs when an attacker gains higher level permissions than they are supposed to have. This can mean moving to a regular user to an admin. Makes sense, ठीक है। Privilege escalation क्या है कि तुम्हारे पास एक ऐसा यूज़र जो कि let's suppose एम्प्लॉई था और उसको एडमिन की राइट्स मिल गया, तो वो privilege escalation है। ठीक है, इससे नुकसान क्या होगा? ये सेंसिटिव डाटा वो एक्सेस कर सकता है और तुम्हारे पास अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो कि उसको करने नहीं चाहिए थे, अलाउड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कर सकता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। क्या है ये तो ये मिल लीस्ट? कैसे गया? किसी भी गेन हायर तरीके लेवल से, परमिशन। किसी भी तरीके से मिल किसी भी, सकता है ना, गलती से मिल सकता है यूजिंग बग्स, या किसी और अकाउंट, यूज़र का अकाउंट मिल जाए, राइट। ठीक है। इसकी प्रिवेंशन एक तो बहुत सिंपल तरीके लिखी हुई है कि फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। जितना ही यूज़र को रिक्वायर्ड है उतना ही प्रिविलेज दो, उससे एक लेवल ऊपर भी नहीं दो। और दूसरा, वनरेबिलिटीज़ जो भी हैं उसको प्रॉम्प्टली पैच करो, यानी कि ठीक करो। बहुत ही फिजूल चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होती है? जो कि तुमने बताया था, रिकॉनेसेंस। द अटैकर गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम वीकनेसेस। उसने रिकॉनेसेंस किया, फिर उसने जो भी गैदर किया इन्फॉर्मेशन उसने एक्सप्लॉइट किया यूजिंग द वनरेबिलिटीज़ ही डिटेक्टेड। देन उसने एक malicious कोड चलाया जो कि बग्स को एक्सप्लॉइट करके उसको हायर एक्सेस दे देगा। Attackers may create backdoors and new admin accounts to ensure they can re-enter the system. एक दफ़ा वो हायर एक्सेस मिल गया तो वो नए एडमिन अकाउंट बना सकते हैं ताकि उसको एक रुक भी जाए तो वो वापस एंटर हो पाए बार बार। दूसरा हो। प्रिवेंशन कैसे होती है? पैच एंड अपडेट रेगुलरली, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, implement multi-factor authentication, monitor system log, secure system configuration। ओके, सिंपल, कुछ भी नहीं है ऐसे, तीन भी काफ़ी है इसमें। ओ व्हाट्सअप, अच्छा, ओ ये क्या है? वास्प टॉप 10 क्या है? A regularly updated list of the most critical security risk ऑन हो गया, तो ये अपडेट होते रहती है, आई गेस हर साल होती होगी, जो कि टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क वेबसाइट वेब एप्लीकेशंस को बताता है। ये तो लोग फिर उसी हिसाब से करते हैं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, इंजेक्शन और सर्वर साइड डिवाइस फोर्जरी। तो अब एक एक को देखेंगे हम लोग क्या। तो सबसे पहले ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है? When a system fails to properly enforce restrictions on what users can do, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल नाम में ही मेंशन्ड है।
कि एक्सेस कंट्रोल जो है वो ब्रोकन है। उसका एक्सेस कंट्रोल क्या, कि कौन से यूज़र को कौन से प्रिविलेज देना है, वो ही ब्रोकन है। तो इससे अनऑथराइज यूज़र्स जो कि एम्प्लॉयज़ थे, वो ब्रोकन एक्सेस की वजह से तुम्हारे पास एडमिन वाले काम कर सकते हैं। दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। सही। सही है। तो तुम्हारे पास क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स हैं। When data is not properly encrypted, weak encryption is used, or sensitive information is exposed. Using outdated encryption, hard-coded encryption keys, and source insecurity क्या ऑन हो गया। ओके, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स क्या होते हैं, जब तुम्हारे पास पुरानी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज़ हो गए हुए होते हैं और वो आउटडेटेड होते हैं। तो वो आउटडेटेड होने का मतलब ये है कि लोग उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं आसानी से। फिर इंजेक्शन है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। फिर एक इनसिक्योर डिज़ाइन है। इनसिक्योर डिज़ाइन क्या है, उसके आर्किटेक्चर में फ्लॉज हैं, लॉजिक और सिक्योरिटी, बाकी सब में सारी चीज़ों में उसके उसके कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं उसकी ये एप्लीकेशन में। ओएस टॉप 10 है ये ओएस टॉप 10 है ये। टॉप 10 है, हाँ। तो ये इनसिक्योर डिजाइन कौन सा अटैक है भाई? फॉर अटैक नहीं है ये, बस ये सिक्योरिटी के रिस्क हैं, टाइप अच्छा ऑफ अच्छा अटैक्स अच्छा। नहीं था। तुम्हारे पास इनसिक्योर डिज़ाइन है, ठीक है। कि इनसिक्योर डिज़ाइन का क्या मतलब है, कि हो सकता है तुम्हारे पास जो है वो एरर कोड्स, क्रिटिकल एरर कोड्स जो है वो फ्रंट एंड पर आ रहे हों, ठीक हो राइट। गया। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये वो है वर्बोस एरर मैसेजेस एक्सपोजिंग सिस्टम डिटेल्स, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। एरर मैसेजेस के थ्रू तुम्हें सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सही है। कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आउटडेटेड हो चुकी होती हैं। क्यों आउटडेटेड होती हैं, बिकॉज लोगों ने उसमें वनरेबिलिटीज़ ढूंढी होती हैं एंड वो पैच हो चुकी होती हैं। तो अगर तो तुम्हारी वेबसाइट में आउटडेटेड लाइब्रेरीज हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो कॉम्प्रोमाइजेबल हैं। सही। Identification and authentication failures occur when an application fails to properly verify, allowing attackers to bypass authentication. Authentication system उसका इतना वीक होता है कि उसमें जो है वह हैकिंग आराम से हो जाती है, लिटरली हैकिंग आराम से हो जाती है। ना इसमें कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, वीक पासवर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके। Software and data integrity failures, this is when applications fail to verify the integrity of software updates. मैंने बताई थी ये बात कि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर malicious कोड होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में तुम्हारे पास मसले वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम्हारे सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स को वेरीफाई ना करे पहले, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सही। सही है। सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स occur when application do not, अच्छा ये रिस्क है कि तुम्हारे पास ऐसी एप्लीकेशंस जो कि सिक्योरिटी लॉगिंग और मॉनिटरिंग नहीं करते, राइट। तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर लॉगिंग और मॉनिटरिंग नहीं कर रहे तो तुम्हें पता नहीं चल सकता कि क्या चल रहा है तुम्हारी वेबसाइट में, कोई थ्रेट्स हैं, वनरेबिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। और ये लोग इम्प्लीमेंट करते नहीं है, इसलिए हायर रिस्क में। ओके। फिर एक है तुम्हारे पास एक क्लाइंट साइड फोर्जरी था या क्रॉस साइट था। ये एक है तुम्हारे पास सर्वर क्रॉस साइड साइड था। request forgery is a web security vulnerabilities make the server send unintended request on its behalf। उसमें तुम्हारे पास क्या हो रहा था कि यूज़र से अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, राइट। इसमें क्या होगा हाँ। कि तुम सर्वर से सर्वर से। अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट भेजोगे, और सर्वर ये ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि सर्वर के पास डेटाबेस वगैरह का एक्सेस होता हम्म, है। सही। प्रिवेंशन क्या है, मिटिगेशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिक्वेस्ट, इनपुट वैलिडेशन एंड अलाउ लिस्ट्स ऑन हो गया। फिर तुम्हारे पास है बस ये से ख़त्म हो गया। फिर तुम्हारे पास सिक्योर कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि हैं वैलिडेट इनपुट्स, लीस्ट प्रिविलेजेस, यूज सिक्योर लाइब्रेरीज, रेगुलरली ऑडिट एंड टेस्ट कोड। तुम्हारे पास यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म होता है। ये पढ़ लेते हैं तो फिर
A large healthcare startup has launched a telemedicine web application. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Patients can change their doctor ID in the URL or view other. ठीक है. Session hijacking. ठीक है. इसमें कुछ है नहीं, वैसे सवाल नहीं पूछ रहे. इसमें बताया हुआ है हम्म. कि इसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट ने क्या रिकवर किया है वल्नरेबिलिटी के डॉक्टर के प्रोफाइल मॉडिफिकेशन. पेशेंट्स कैन चेंज द डॉक्टर आईडी इन द यूआरएल एंड व्यू और मॉडिफाई अदर डॉक्टर्स स्केड्यूल्स. तुमने सिर्फ यूआरएल में डॉक्टर आईडी चेंज कर दी एंड इवन दो तुम्हारे पास उनके देखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन तुम फिर भी देख सकते हो. हाँ, वो यूआरएल में बता रहे थे ना, तो वो कर हाँ, सकते हैं चेंजेस उसमें, वो हम लोग पैरामीटराइज कर दें उसको. एग्जैक्टली. सही है. हाँ. फिर तुम्हारे पास सेशन हाईजैकिंग है कि यूजर्स रिमेन लॉग्ड इन इवन आफ्टर लॉगिंग आउट बिकॉज सेशन टोकन्स डू नॉट एक्सपायर प्रॉपर्ली. ठीक है. सेशन टोकन एक्सपायर प्रॉपर्ली नहीं होते सही. तो वो ऑब्वियसली कभी भी कोई अटैकर छीन के उसको यूज़ कर सकता है. पेमेंट एपीआई एक्सप्लॉइट. द ऐप प्रोसेसेस पेमेंट्स बाय एन एपीआई बट द एपीआई एंडपॉइंट डज नॉट वैलिडेट पेमेंट अमाउंट्स. Attackers found they could manipulate requests to set the price of expensive treatments to zero. कुछ ओह नाइस. पेमेंट एपीआईज हैं. ओके. पेमेंट एपीआईज कुछ एपीआईज जो हैं वो जो अमाउंट है वो वेरीफाई नहीं करती. तो अटैकर्स क्या करते हैं अक्सर कुछ के जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनकी प्राइस ज़ीरो सेट कर देते हैं एंड वो पेमेंट हो जाती है थ्रू और वो ख़रीद भी लेता है. मलिशियस फाइल अपलोड. ठीक है. ये तो पड़ा हुआ है. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर ऑन हो गया. ठीक है. ये वैसे ज़्यादा सब कुछ ज़रूरी है. पॉइंटर्स इतना पढ़ लिया काफ़ी है और यहाँ पे ख़त्म होती है स्लाइड. डन हो गया. ठीक है. अब मैं चैप्टर 4 जो है वो सुबह इंशाल्लाह, अगर कोई हुआ तो सुबह मैं आऊँगा. ऑन फजर के बाद आ जाना. फजर के बाद कितने बजे? 7 बजे. 7 बजे आ जाना. 7 बजे. चलो डन हो गया.